एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सौम्या। वैसे तो वो दयालु और बहुत प्यारी थी, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, बल्कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, जिस कारण सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन सौम्या कॉलेज जा रही थी कि तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसते हुए बोली, अरे वो देखो, टकली चुड़ैल जा रही है। पता नहीं इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ है, ये तो धरती की बोझ है। ना ही सूरत अच्छी और ना ही सर पर एक भी बाल है। उन सभी लड़कियों की बातें सुन सौम्या को बहुत बुरा लगा और वो आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली गई। सौम्या दुखी मन कॉलेज में पहुंची। वहाँ भी सभी लड़के लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाते। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आई और सभी स्टूडेंट से बोली, स्टूडेंट्स, आप सभी अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर आए हैं ना? और जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए वो खड़े हो जाइए। तभी कुछ स्टूडेंट के साथ सौम्या भी चुपचाप खड़ी हो गई। ये देख टीचर बोली, अरे सौम्या, तुम प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेकर आई? मैडम, मैंने प्रोजेक्ट बहुत ही मेहनत से बनाया था, पर लाना भूल गई। इतने में एक स्टूडेंट हंसते हुए बोली, मैडम, इसे याद कहाँ से रहेगा? इसके सर पर बाल नहीं है ना, इसलिए सबको सर के ऊपर से निकल जाता है। इतना कहते ही पूरी क्लास हंसने लगी। ये देख सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो करती भी क्या। फिर टीचर ने सबको डांट कर चुप कराया। बेचारी सौम्या को अपने घर में भी ताने सुनने को मिलते, क्योंकि घर में उसके सौतेली माँ कोकिला उसे चैन से जीने नहीं देती। आ गई महारानी अपनी मनहूस शक्ल लेकर, पूरा दिन कॉलेज में बिता कर आती है। घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? आप मेरी स्वर्गवासी माँ को कुछ मत कहिए, मैं घर का सारा काम करके ही कॉलेज जाती हूँ। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, अपनी मरी हुई माँ के साथ मर क्यों नहीं गई? अपने स्वर्गवासी माँ के बारे में सुनकर सौम्या को बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। सौम्या घर का सारा काम करती थी, लेकिन काम में गलती होने पर उसकी सौतेली माँ कोकिला उसे खूब मारती। माँ, मुझे मत मारो, दर्द हो रहा है। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? कोई भी काम ढंग से नहीं करती। लगता है भगवान ने तुझे बाल के साथ सर पर दिमाग भी नहीं दिया, नाचपीटी कहीं की। माँ, आप हमेशा मेरे साथ कड़वे बोल क्यों बोलती हो? तू है ही इसे लायक। जा यहाँ से और जल्दी से काम निपटा। अब एक भी गलती की तो आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। कोकिला की एक बेटी भी थी, उसका नाम था माया। माया दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। इस दुनिया में मेरी जैसी सुंदर लड़की और कोई नहीं है। झील सी नीली आंखें, गोरे गाल और लंबे नागिन जैसे बाल किसी के भी नहीं है। वाओ, मैं कितनी सुंदर हूँ। माया और सौम्या एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। जहाँ सौम्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वहीं माया को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती किया करती। कॉलेज की टीचर से सौम्या की तारीफ सुन माया को बहुत ईर्ष्या होती। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। फ्रेंड्स, देखो, मैं आज मार्केट से फैशनेबल हेयर पिन लेकर आई हूँ। वाओ, हेयर पिन तो बहुत ही सुंदर है। क्या मैं एक बार अपने बालों में लगाकर देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने में वहाँ सौम्या आई। तभी माया बोली, लो आ गई मैडम अपना टकला चांद लेकर। माया, ये तो तेरी बहन है ना, इसे भी कभी अपने साथ शॉपिंग ले जाया कर। इसका भी तो मन करता होगा मेकअप किट और हेयर पिन खरीदने का। क्या यार, तुम भी पागल हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये गंजी अपने सर पर हेयर पिन कैसे लगाएगी? और ना ही ये सुंदर है, चाहे जितना भी मेकअप करेगी रहेगी काली बंदरिया ही। ये कहते हुए सभी जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहाँ टीचर आई और सभी चुप हो गए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। हमारे कॉलेज में बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने वाला है, इसलिए आप सब उसकी तैयारियां शुरू कर ले। ये सुन माया खुश होते हुए बोली, वाओ, फैशन शो, फिर तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी और विनर भी मैं ही बनूंगी। हाँ यार, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की इस पूरे कॉलेज में नहीं है। विनर तो 100% तुम ही बनोगी। सभी लड़कियों को फैशन शो की चर्चा करते देख सौम्या मन ही मन बोली,
काश मैं भी फैशन शो में हिस्सा ले पाती। तभी माया की सहेली पूजा हंसते हुए बोली, अरे इस टकली को तो देखो, लगता है फैशन शो में भाग लेने का सपना देख रही है। उजड़ा चमन और काली शक्ल देखकर कोई भी इसे स्टेज पर कदम भी नहीं रखने देगा, हिस्सा लेना तो दूर की बात है। सोम्या को सबकी बातों का बहुत बुरा लगा और बिना कुछ कहे घर लौटकर स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के आगे रोने लगी। माँ, मुझे अब छोड़कर क्यों चली गई? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई बस मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाता है। मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ। तभी कोकिला चिल्लाते हुए बोली, आते ही किसका माता मनाने लग गई? कमरे से बाहर निकल और जल्दी से खाना बना, माया बेटी आती ही होगी। इतने में खुश होते हुए माया कॉलेज से घर आई और माँ कोकिला से बोली, माँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपने लिए मेकअप किट और एक सुंदर सी ड्रेस खरीदनी है। अगले हफ्ते कॉलेज में फैशन शो कंपटीशन होने वाला है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने पैसे लिए थे। हाँ, पर वो तो पैसे मैंने घूमने फिरने में खर्च कर दिए। अच्छा ठीक है बेटी, पहले कुछ खा लो, सुबह तुम कॉलेज नाश्ता किए बिना ही चली गई थी। वहीं पास में खड़ी सौम्या ये सब सुन रही थी। फिर वो हिम्मत कर सौतेली माँ कोकिला से बोली, माँ मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी फैशन शो में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही कोकिला भड़क गई और बोली, तुझे शर्म नहीं आई पैसे मांगते हुए? एक तो हमारे टुकड़ों पर पल रही है, ऊपर से तुझे पैसे चाहिए? ना शक्ल सूरत अच्छी, ना सर पर बाल। हाँ, मेरी बेटी की बराबरी करने चली है। अरे माँ, ये मुझसे बहुत जलती है और फैशन शो जीतने के सपने देख रही है। पता नहीं इसे अपने ऊपर किस बात का घमंड है। उजड़ा चमन काली भैंस कहीं की। सोम्या दुखी होकर घर से बाहर निकल गई और रोते रोते गांव के पास एक जंगल में चली गई। इस कठोर दुनिया से ये जंगल बेहतर है, यहाँ कोई तो होगा जो मेरे दुख को समझेगा। ये कहते हुए सोम्या जंगल के काफी अंदर चली गई। तभी उसे अचानक जाल में एक खरगोश दिखाई दिया जो जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ओह बेचारा खरगोश, लगता है किसी शिकारी ने शिकार करने के लिए जाल बिछाया होगा और बेचारा खरगोश फंस गया। मैं अभी इस प्यारे खरगोश को जाल से बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहकर सोम्या ने खरगोश को जाल से बाहर निकाला। खरगोश खुशी से यहाँ वहाँ उछलने लगा और सोम्या के इर्द गिर्द घूमने लगा। जाओ प्यारे खरगोश, अब तुम आजाद हो, जी लो अपनी जिंदगी। मेरा क्या है, मैं जीकर अब क्या करूँगी। ये कहते हुए सोम्या रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ और खरगोश गायब हो गया। उसकी जगह सुंदर वन परी प्रकट हुई और बोली, अरे ये क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं सोम्या, ये सच है, मैं वन परी हूँ। मैं खरगोश के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। सोम्या ने रोते रोते वन परी को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर वन परी ने कहा, तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे और तुम बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी। इतना बोलकर वन परी अदृश्य हो गई। फिर परी के कहे अनुसार सोम्या के सर पर सोने के बाल आ गए और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अपना बदला हुआ रंग रूप देख सोम्या फूली न समाई और मन ही मन वन परी का धन्यवाद कर खुश होते हुए घर वापस लौट गई। जब कोकिला और माया ने सोम्या को देखा तो बस देखते ही रह गए। माँ, इस टकली के पास सोने के बाल कहाँ से आए? ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ बिटिया, ये तो बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। माँ, मुझे भी सोने के बाल चाहिए। इतना कहकर माया ने जलते हुए सोम्या से उसके सोने के बालों के बारे में पूछा। फिर सोम्या ने सच्चाई बताते हुए कहा कि वन परी ने उसे सोने के बाल दिए। ये सुनते ही माया फौरन जंगल की ओर निकल पड़ी और वन परी की खोज करने लगी। वन परी, सामने आओ। वन परी, कहाँ हो तुम? ये कहते हुए माया वन परी को जोर जोर से पुकारने लगी, लेकिन सामने कोई नहीं आया। थोड़ी दूर चलने पर माया को जाल में फंसा हुआ एक सोने का खरगोश दिखाई दिया, जिसे देख माया बोली, अरे ये क्या, ये तो सोने का खरगोश है। क्यों ना मैं इस खरगोश को मारकर बाजार में बेच दूं, इसके बहुत पैसे मिलेंगे। वन परी तो मिली नहीं, ना ही सोने के बाल।
ऐसा सोचकर माया जैसे ही खरगोश को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी वो खरगोश गायब हो गया और गुस्से में वन परी प्रकट होते हुए बोली, तुम बहुत ही लालची और पापी हो, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। तुम्हें सोने के बाल चाहिए था ना? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे, तुम काली हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हो जाएंगे। इतना कहकर वन परी अदृश्य हो गई। वहीं माया के सारे बाल देखते ही देखते सच में झड़ गए और वो काली हो गई। उसके चेहरे पर कई सारे दाग धब्बे भी हो गए। अरे ये क्या, अब मैं अपनी शक्ल किसी को कैसे दिखाऊंगी? ये कहकर माया रोने लगी। उसे उसके किए की सजा मिल गई। उस दिन के बाद से माया ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कोकिला बहुत दुखी हुई। फिर उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ने कभी सोम्या को परेशान नहीं किया। वहीं फैशन शो के दिन सोम्या तैयार होकर कॉलेज पहुंची। सबकी निगाहें सोम्या पर टिक गई और फैशन शो की विजेता बन सोम्या सोने के बालों की वजह से हर जगह फेमस हो गई और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। बहुत समय पहले की बात है। मिराजपुर नाम के एक गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी वैशाली और बेटी काव्या के साथ रहा करता था। सुरेंद्र राजा विजय प्रताप का खास मंत्री था। राजा विजय प्रताप सुरेंद्र को केवल मंत्री ही नहीं मानते थे, बल्कि अपना मित्र मानते थे, क्योंकि राजा के महल में ज्यादातर ऐसे मंत्री थे जो केवल अपने वेतन अनुसार ही काम करते थे, परंतु सुरेंद्र उनमें से बिल्कुल अलग था। इसलिए विजय प्रताप और सुरेंद्र राजा और मंत्री होने के साथ साथ काफी अच्छे मित्र भी थे। राजा विजय प्रताप इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बचपन में ही अपने मंत्री सुरेंद्र की बेटी काव्या से अपने बेटे वीर की शादी तय कर दी थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा आज मैं शहर जा रहा हूँ, तेरी शादी के लिए बढ़िया सा लहंगा जो लाना है, तू चिंता मत कर, तेरे लिए ऐसा लहंगा लाऊंगा कि आज तक किसी राजकुमारी ने इतना सुंदर लहंगा नहीं पहना होगा। ठीक है बाबा, पर आप जल्दी आइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। काव्या बहुत ही समझदार और साथ ही साथ बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वो हमेशा ही दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। सुरेंद्र को शहर गए हुए 4-5 दिन हो जाते हैं, परंतु उसका कोई अता पता नहीं होता। तभी एक दिन एक व्यक्ति सुरेंद्र के घर पर आता है और वैशाली और काव्या को बताता है कि सुरेंद्र का शहर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर तो वैशाली और काव्या की दुनिया ही उजड़ जाती है। बाबा, आप तो मेरी शादी के लिए लहंगा लेने गए थे, फिर ये सब कैसे हो गया? आपने कहा था आप मेरा कन्यादान करेंगे, आप अपना वादा ऐसे नहीं तोड़ सकते। बाबा प्लीज बाबा वापस आ जाइए। वैशाली जैसे तैसे काव्या को समझाती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन वैशाली काव्या से कहती है, बेटा जिस दिन तेरी और राजकुमार वीर की शादी तय की गई थी, वो दिन अब करीब आते जा रहा है, लेकिन अब तेरे बाबा नहीं रहे हैं, इसलिए सारी तैयारियां हमें ही मिलकर करनी होंगी और उससे पहले तुझे राजमहल जाना होगा और वहाँ का माहौल देखना होगा। मैं कुछ ही दिनों में वहाँ आ जाऊंगी। माँ, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? आप भी मेरे साथ चलिए ना। बेटा, मुझे यहाँ पर तेरे बाबा द्वारा छोड़े गए कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, वो करके मैं जल्दी ही तेरे पास आ जाऊंगी और तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने साथ अपनी सहेली एकता को ले ले, उसे वैसे भी राजमहल देखने की काफी इच्छा है। अगर तू उससे पूछेगी तो वो तुझे मना नहीं करेगी। ठीक है माँ। इसके बाद काव्या और एकता घोड़े पर बैठकर राजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं। राजमहल गांव से लगभग 1 दिन की दूरी पर था। वो लोग घोड़े की सवारी करते हुए राजमहल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एकता कहती है, सच में काव्या, तेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। तेरी शादी तो राजकुमार से होने वाली है। अब तो तू पैसे में खेलेगी, तेरे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे। और मेरी शादी तो एक छोटे से मछुआरे से होने वाली है। सच में सब किस्मत का खेल है। ऐसा कुछ नहीं है एकता, पैसों का क्या है, आज है कल नहीं, रिश्ते में प्यार होना जरूरी होता है। एकता कुछ नहीं कहती और मुंह बना लेती है।
फिर थोड़ी देर बाद वो लोग आराम करने के लिए एक नदी के पास छावदार पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एकता काव्या से कहती है, यार काव्या, तू इतनी सुंदर है, तभी शायद तुझे राजकुमार ने पसंद किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो आज तक राजकुमार ने देखा भी नहीं है, ना ही राजमहल में किसी ने मुझे देखा है। वो तो बाबा और राजा की दोस्ती के कारण राजकुमार वीर और मेरा रिश्ता तय हुआ है। काव्या की ये बात सुनकर एकता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, अगर राजमहल में इसे किसी ने नहीं देखा है तो मतलब अगर इसकी जगह वहाँ मैं चली जाऊँ तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा और फिर मेरी शादी राजकुमार से हो जाएगी। अब अगर मुझे अपने इस सपने को सच करना है तो किसी तरह इस काव्या की बच्ची को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद एकता एक बहुत ही घिनौनी योजना बनाती है और एक बहुत ही भारी लकड़ी की सहायता से काव्या के सर पर वार करती है। इतना जोर से वार लगने के कारण काव्या वहीं बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर सीधे नदी में गिर जाती है। परंतु गिरने से पहले वो एकता को ये सब करते हुए देख लेती है। काव्या बहते हुए उसी गांव में पहुंच जाती है जहां उसे जाना था। वहां पर एक मछुआरा काव्या को देख लेता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। बेटा, तुम कौन हो और ऐसे पानी में कैसे गिर गई? काव्या, जिसे सर पर चोट लगने के कारण अब कुछ भी याद नहीं था, वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, मैं भी नहीं जानती मैं कौन हूँ। मुझे मेरा नाम भी याद नहीं आ रहा। आखिर ये हो क्या रहा है? तभी घोड़े पर सवार एकता भी वहाँ पहुँच जाती है। जब वो देखती है कि काव्या की याददाश्त जा चुकी है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन मछुआरों से कहती है, अरे ये मेरी नौकरानी है, पैर फिसलने के कारण गलती से नदी में गिर गई थी। इसके बाद एकता काव्या को अपनी नौकरानी बनाकर राजमहल ले जाती है। राजमहल में एकता का बड़े अच्छे से स्वागत होता है क्योंकि सभी को लग रहा होता है कि एकता ही काव्या है। आओ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे पिता के साथ जो भी हुआ वो सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं जानती हूँ ये समय तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर तुम चिंता मत करो, हम भी अब तुम्हारे परिवार ही हैं। ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। कमरे के बाहर मैंने 2 दासियों को तैनात कर दिया है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो इन्हें आवाज लगा देना। और हाँ, अगर तुम्हारी नौकरानी को सोने के लिए कोई जगह चाहिए तो महल के पीछे ही एक गौशाला है, ये वहाँ सो सकती है। ठीक है रानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बड़े महल में आकर इतना बड़ा कमरा पाकर एकता बहुत खुश होती है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। अब मैं भी इस राजमहल का हिस्सा बन जाऊंगी और नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बेचारी काव्या को अभी भी कुछ याद नहीं होता। वो एकता के सारे काम कर रही होती है, परंतु फिर एकता को डर लगने लगता है कि कहीं काव्या की याददाश्त वापस आ गई तो उसकी सारी योजना बेकार हो जाएगी। इसलिए वो काम ढंग से ना करने का बहाना बनाकर काव्या को राजमहल से निकलवा देती है। बेचारी काव्या आंखों में आंसू लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? ना मुझे मेरा नाम याद है और ना ही मेरे माता पिता। आखिर मैं कौन हूँ और आई कहाँ से हूँ? ऐसा कहकर काव्या खूब रोने लग जाती है। तभी जिस पेड़ के नीचे वो बैठी होती है, उस पेड़ में से एक आवाज आती है, रो मत काव्या, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। कौन कौन बोल रहा है? काव्या, मैं एक जादुई लहंगा का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे ऊपर लगा एक लहंगा निकाल कर उसे पहन लो। उस लहंगे को पहनते ही तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। काव्या वैसा ही करती है और सच में उस लहंगे को पहनते ही उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है। नहीं, एकता ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब उसे उसकी की सजा मिलकर रहेगी। इसके बाद काव्या अपने गांव जाती है और अपनी माँ को लेकर राजमहल के लिए निकल पड़ती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि राजकुमार वीर और एकता की शादी के लिए मंडप सजा हुआ है और तभी वहाँ पर एकता दुल्हन के जोड़े में आ जाती है। काव्या उसके पास जाती है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहती है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तूने अपने दोस्त को ही धोखा दिया, वो दोस्त जिसने तेरा हमेशा साथ दिया।
भगवान ऐसे गद्दार दोस्त कभी किसी को ना दे। आखिर ये सब चल क्या रहा है? इसके बाद काव्या सारी सच्चाई राजा और राजमहल में मौजूद सभी लोगों को बताती है और काव्या की माँ इस बात के सच होने का सबूत देती है। इसके बाद एकता को कारावास में बंद कर दिया जाता है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। बेटा, जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो। हमें सच में नहीं पता था कि तुम सुरेंद्र की बेटी काव्या हो। उस धोखेबाज की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहन करना पड़ा, पर अब और नहीं। अब तुम सच में इस राजमहल का हिस्सा बनोगी और आज ही तुम्हारी और राजकुमार वीर की शादी होगी। और फिर राजा रानी के कहे अनुसार काव्या और राजकुमार वीर की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है और वो लोग एक साथ जीवन बिताकर हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। विद्यापुर नामक गांव में कैकई अपनी बेटी सुनीता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने दिन काट रही थी। सुनीता महज 7 साल की थी तब उसके पिता की मौत हो गई। अपने पति के देहांत के बाद सुनीता को पालने की जिम्मेदारी कैकई के ऊपर आ गई। कैकई के पति सैंडल बनाकर बाजार में उन्हें बेचा करते थे। अपने पति से थोड़ा बहुत सैंडल बनाना कैकई ने सीखा था। पति के जाने के बाद कैकई ने सैंडल बेचने का काम ही शुरू किया। प्रतिदिन कैकई अपनी टोकरी में सैंडलों को लेकर बाजार में बैठ जाती और सुबह से शाम तक सैंडल बेचा करती। सैंडल ले लो, सुंदर सुंदर सैंडल ले लो, प्यारी प्यारी सैंडल ले लो। ऐसे ही कैकई सुबह से शाम तक लोगों को आवाज लगाकर सैंडल बेचा करती थी। सुनीता ने बचपन से ही अपनी माँ की देखा देखी उनसे सैंडल बनाना सीख लिया। गरीब का जीवन होता ही ऐसा है। उनके बच्चों को झूले और अच्छी अच्छी चीजें कहाँ नसीब होती है। ऐसे ही एक दिन कैकई सुबह सवेरे अपने सैंडलों की टोकरी लेकर बाजार में सैंडल बेचने के लिए निकल पड़ती है। सुबह से शाम तक कैकई आवाज लगा लगा कर अपना सैंडल बेचती है। इतनी मेहनत के बावजूद भी उसके सैंडल ज्यादा नहीं बिकते। हे भगवान, आज तो सिर्फ 2 जोड़ी ही सैंडल बिके हैं। 2 जोड़ी सैंडल में मेरी कमाई बस 200 रुपए की हुई है। इतनी महंगाई में आटे दाल का भाव भी इतना ज्यादा हो गया है कि इस 200 रुपए में घर का ठीक से राशन भी नहीं आ पाएगा। कैकई अपने सैंडल की टोकरी उठाकर उदास मन घर को लौट आती है। घर पर सुनीता अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, आप आ गई? हाँ बेटी, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देख कर गई थी। पूरे दिन में बस मेरी बोनी ही हो पाई है। मगर माँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हर 2 दिन की बात है और कभी कभी तो आपकी बोनी तक नहीं होती। ये तो गनीमत है माँ कि आज हम माँ बेटी के पास खाने के लिए दाल रोटी है, वरना कभी कभी तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। सुनीता की बातों में उसके घर की गरीबी साफ तौर पर झलक रही थी। असल मायने में गरीब का जीवन होता ही ऐसा है। कभी रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी कभार पानी पीकर ही सो जाना पड़ता है। गरीब लोग पूरा दिन खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं, तब जाकर शाम को उनके घर चूल्हा जलता है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। सुनीता के घर में बहुत ही पुरानी चक्की रखी हुई थी। सुनीता हमेशा से उस चक्की में आटा पीसा करती थी। एक दिन सुनीता उस चक्की में आटा पीस रही थी। हे चक्की, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे चलने से हम गरीब माँ बेटी कुछ पैसे बचा पाते हैं, जिससे तेल मसालों का जुगाड़ हो जाता है। सच कहूँ तो मैंने तुमसे जीवन जीना सीखा है। तुम खुद पिसकर इंसानों का पेट भरती हो, इसलिए मैं इतनी गरीबी में भी हिम्मत नहीं हारती। तभी वहाँ सुनीता की माँ कैकई आ जाती है और वो सुनीता से कहती है, बेटी, मैं जा रही हूँ सैंडल बेचने, शाम तक आऊंगी। इतना कहकर कैकई सैंडल बेचने निकल पड़ती है। भगवान ने जैसे उस दिन अपनी नजर उस गरीब माँ पर फेर दी थी, या फिर उन्हें भी उस गरीब माँ पर दया आ गई थी। उस दिन कैकई सैंडल बेचकर खूब अच्छे खासे पैसे कमाती है। उस दिन कैकई ने पूरे 800 रुपए की कमाई की थी। इतने सारे पैसे देखकर कैकई की आंखों में खुशी की झिलमिलाहट थी। हे भगवान, आज जिंदगी में पहली बार मैंने इतने की कमाई की है। आज मैं बहुत खुश हूँ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। आज मैं सुनीता बिटिया के लिए समोसे और रसगुल्ले लेकर जाऊंगी, उसे बहुत पसंद है। आज मौका भी है, दस्तूर भी है और खरीदारी का दाम भी है। कैकई बहुत खुश थी। शाम को कैकई समोसे और रसगुल्ले खरीदकर अपना सैंडलों का टोकरी उठाकर खुशी खुशी घर जा ही रही होती है। तभी अचानक रास्ते में एक कार कैकई को टक्कर मारकर चली जाती है। वहाँ के लोग जैसे तैसे करके कैकई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। जब ये खबर सुनीता को पता चलती है तो वो भागे भागे हॉस्पिटल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? देखो, आपकी माँ ठीक है, मगर अभी उनको होश नहीं आया है। शायद वो कोमा में चली गई हैं। ये सुनकर सुनीता बहुत निराश हो जाती है और वो अपनी माँ को घर ले आती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब ना तो सुनीता के पास पैसे होते हैं और ना कमाने का कोई जरिया। एक दिन सुनीता अपनी चक्की के पास बैठकर रो रही थी। सुनीता को अपने चक्की से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सुनीता चक्की को ही देख देख कर खुद में हिम्मत लाती थी। परंतु अब सुनीता बिल्कुल टूट चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया चक्की। मेरी माँ जिंदा लाश बनकर रह गई है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। जिन सैंडल को बेचकर घर का चूल्हा जलता था, अब वो सैंडल भी नहीं है। अब कुछ नहीं बचा है। अब तुम्हें चलाने के लिए मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। यह सब बोलकर सुनीता बहुत रो रही होती है। सुनीता के आंसू चक्की पर गिर रहे होते हैं। तभी अचानक उस चक्की में एक तेज रोशनी पैदा होती है और उस चक्की में से बहुत सारे सोने और चांदी के सैंडल बाहर आते हैं। यह देखकर सुनीता चौंक जाती है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? इस चक्की में से सच में सोने और चांदी के सैंडल निकल रहे हैं या ये सब मेरी आंखों का धोखा है? सुनीता खुद से ये सवाल ही कर रही होती है। तभी चक्की में आँख, मुंह, नाक, कान बन जाता है और चक्की सुनीता से बोलता है। सुनीता, जो तुम देख रही हो ये बिल्कुल सच है। असल में मैं एक जादुई चक्की हूँ। अब तुम चिंता मत करो। इस सोने और चांदी के सैंडल को बेचकर तुम अपने दुख दूर कर लो, और अब तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे तुम कुछ भी मांग सकती हो। मैं तुम्हारे साथ काफी सालों से हूँ और तुम वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो। आपका शुक्रिया जादुई चक्की। इस समय वाकई में मुझे किसी के साथ की जरूरत थी और आखिर में तुमने ही मेरा साथ दिया। तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। उसके बाद सुनीता जादुई सोने और चांदी के सैंडल लेकर उन्हें सुनार के पास बेचने चली जाती है। उन्हें बेचकर सुनीता को मोटी रकम मिलती है, जिससे सुनीता घर का राशन पानी भर लेती है और माँ की दवाइयाँ ले आती है। तभी आधी रात में बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है और बहुत झमाझम वाली बारिश होने लगती है। तेज तेज बिजली गरजने लगते हैं। बिजली गरजने की आवाज सुनकर सुनीता की नींद खुल जाती है। अरे, बाहर तो बहुत ही तेज आंधी तूफान आ रहा है। लगता है ये झोपड़ी इस तूफान को सह नहीं पाएगी। अरे, अब क्या करूं? अगर ये झोपड़ी इस तूफान में बिगड़ गई तो मुझे नए घर की जरूरत पड़ेगी। पूरी रात सुनीता चिंता में बैठी रहती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह तक सुनीता की झोपड़ी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। सुनीता अपने जादुई चक्की के पास जाती है और उससे कहती है, जादुई चक्की, मुझे सोने के सैंडल दो। सुनीता के इतना बोलते ही जादुई चक्की में से सोने की 4-5 सैंडल बाहर निकल आती है। थैंक यू जादुई चक्की। थैंक यू की कोई बात नहीं है सुनीता, मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगता है। फिर सुनीता जादुई चक्की द्वारा मिले गए सोने के सैंडल को सुनार के पास बेचकर उनसे मिले पैसों से अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती है और उस घर में अपनी माँ के साथ रहने लगती है। मगर गांव के लोगों को उसकी ये खुशियाँ खलने लगती है। तभी एक दिन गांव की सेठानी अपने पति और कुछ लोगों के साथ सुनीता के घर आती है। अपने घर सेठानी को देखकर सुनीता कहती है, अरे सेठानी जी, आप यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? सेठानी कहती है,
अरे सब कुछ ठीक है, मगर तू ये बता इतना सब कुछ किसकी कमाई से बनाई है? क्योंकि तेरी माँ ने तो महीने भर से खटिया धर रखा है। पैसे का पेड़ हाथ लग गया है क्या, जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की बटोर ली? या ये सब अपना मुंह काला करवा के बनाई है? ये सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जेठानी जी, आप मुझ पर गलत लालचन मत लगाइए। अरे तो ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? सच सच बता, इतनी जल्दी ये सब तूने कैसे किया? अगर तू सच नहीं बताएगी तो तेरी दामन पर ऐसे ही कीचड़ उछलते रहेंगे। लोगों की बात सुनकर सुनीता उन सबको जादुई चक्की के बारे में सारी बात सच सच बता देती है, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। क्या? जादुई सोने और चांदी के सैंडल की चक्की? अरे सेठानी जी, आप कहाँ इसकी बातों में आ गई? आप इसकी बात मत मानिए। आखिर मामूली से आटा पीसने वाली चक्की से सोने और चांदी के सैंडल बाहर कैसे निकलेंगे? ये अपनी लाज बचाने के लिए झूठ बोल रही है हमसे। नहीं नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आइए मेरे साथ, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। सुनीता उन सबको अपने घर के अंदर लेकर आती है और जादुई चक्की के सामने आकर कहती है, हे जादुई चक्की, आज मेरे दामन पर सवाल उठा है, तो जल्दी से अपना कमाल दिखा और करवा दे मुंह बंद इन सब का। सुनीता के इतना कहते ही जादुई चक्की में तेज रोशनी होती है और चक्की घूमकर अपने अंदर से सोने और चांदी के सैंडल प्रकट कर देता है। बस जादुई चक्की, अब रुक जाओ। सुनीता के इतना बोलते ही जादुई चक्की रुक जाता है। अब सेठानी और गांव वालों को सुनीता की बातों पर भरोसा हो जाता है। तभी सेठानी का पति कहता है, अरे देख लिया कमला, जादुई सैंडल की चक्की ही सुनीता की कामयाबी का जड़ है। ऐसे ही किसी दूसरों पर इल्जाम मत लगाया करो कि कोई तुम पर भी कल को इल्जाम लगाए। सच बात तो ये है कि लोगों के आगे बढ़ने से तुम्हें जलन होती है। जाने दीजिए ना काका, इंसानों से तो गलती हो ही जाती है। सेठानी जी, आपको जितनी जरूरत हो इस जादुई चक्की से सोने के सैंडल ले लीजिए। सुनीता, मैंने तुझे इतना बुरा भला कहा, तू मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं काकी, मेरे मन में कोई बैर नहीं है। इसके बाद सेठानी जल्दी से जादुई चक्की के पास बैठकर उससे अपने लिए पर्याप्त सोने के सैंडल मांग लेती है। उस दिन के बाद से सुनीता न सिर्फ अपनी जरूरतों की पूर्ति करती है, बल्कि गांव के गरीब व बेसहारा लोगों को भी सहारा देती है और खुशी खुशी रहने लगती है।